name of Allah, the most merciful, the beneficent. Today I will discuss chapter number 22A CRPC. My topic is trial before High Court and Court of Session. So far as the sections or provisions of the CRPC are concerned, I will start it from section 265A, which narrates that trial before the Court of Session to be conducted by a public prosecutor, meaning thereby कि अगर कोई ट्रायल कोर्ट ऑफ सेशन में शुरू होता है जो इंस्टीट्यूट होता है पुलिस रिपोर्ट पर, तो उसकी जो प्रोसिक्यूशन होगी लाजमी है कि वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर करेंगे। उसके बाद सेक्शन 265B में ये बात बयान की गई है कि ये जो प्रोसीजर है वो अडॉप्ट किया जाएगा, जो कि अनंसिएट किया गया है सेक्शन 265C से लेके ऑनवर्ड्स अप टू 265K और N। So far as the supply of statements and documents is concerned, ऐसे तमाम केसेस जो पुलिस रिपोर्ट पर शुरू होंगे तो कुछ दस्तावेजात की जो कॉपीज होंगी वो मुल्ज़म को फ्री ऑफ कॉस्ट सप्लाई की जाएगी ट्रायल कमेंसमेंट होने के 7 दिन के अंदर अंदर, जिसमें FIR की कॉपी है, पुलिस रिपोर्ट है और इसी तरह से स्टेटमेंट्स रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 164 एंड 161 CRPC। इसी तरह से जो इंस्पेक्शन नोट है जो IO ने अपने फर्स्ट विजिट पर प्लेस ऑफ अकरेंस पर तैयार किया, और अगर कोई वहां से उसको रिकवरीज हुई हैं तो उसकी भी जो कॉपीज हैं वो मुल्ज़म को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन इसमें एक कंडीशन इंपोज कर दी गई है कि अगर आप सेक्शन 161 और 64 को रीड आउट करते हैं और इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि इसमें कुछ ऐसा मवाद है कि जो अगर हम मुल्ज़म को बहन पहुंचा दें तो ये गैर मुनासिब होगा और इससे कोई डिसऑर्डर क्रिएट हो सकता है, तो आप पर कोई पाबंदी नहीं है कि आप उस हिस्से को 164 या 161 की जो स्टेटमेंट है उसमें से एक्सक्लूड कर दें और उसके बगैर बाकी जो मवाद है वो मुल्ज़म को प्रोवाइड कर दें। ये तो था एक ऐसा केस जो FIR की बुनियाद पर दर्ज किया जाता है। इसके पैरेलल जो दूसरा तरीक़ेकार है वो है कंप्लेंट केस का। अगर कोई शख्स इस्तगासा अंडर सेक्शन 200 CRPC का कंप्लेंट फाइल करता है तो जनाब उसको अपनी कंप्लेंट के साथ जो खुलासा है कंप्लेंट का और जो इल्ज़ामात उसने आयद किए हैं और साथ वो अपने जो गवाहान की लिस्ट है वो अनेक्स करेगा और साथ वो जितनी एविडेंस उसमें एड्यूस करना चाहता है उसको भी अपने इस्तगासे में दर्ज करेगा। सेकेंडली, जब अदालत जो है सेक्शन 204 CRPC के तहत मुल्ज़म को प्रोसेस करेगी तो प्रोसेस करने के 3 दिन के अंदर अंदर जो कंप्लेनेंट है वो अदालत में मुल्ज़मान की तादाद के बराबर अपने इस्तगासे की कॉपियां सबमिट करवाएगा जितनी वहां पर मुल्ज़मान की तादाद है। इसी तरह से जो कंप्लेंट की कॉपीज हैं और जो अदर डॉक्यूमेंट्स हैं जो कंप्लेनेंट ने कंप्लेंट के साथ फाइल किए हैं और जो उसने स्टेटमेंट दी है अंडर सेक्शन 200,
या सेक्शन 202, तो वो मुल्ज़म को ट्रायल शुरू होने के 7 दिन के अंदर अंदर सप्लाई की जानी लाजमी है, ताकि मुल्ज़म अपने डिफेंस के लिए तैयारी कर सके। इसके बाद जी नेक्स्ट जो स्टेज है वो है व्हेन चार्ज इज टू बी फ्रेम्ड अंडर सेक्शन 265D। अगर जो सेशन कोर्ट है या हाई कोर्ट है रिकॉर्ड को पिरोज करने के बाद या जो कंप्लेंट फाइल की गई है उसको पिरोज करने के बाद और उसके साथ जो दीगर डॉक्यूमेंट्स अटैच किए गए हैं उनका मुताला करने के बाद अदालत की ये राय है कि देयर आर ग्राउंड्स फॉर प्रोसीडिंग विद द ट्रायल ऑफ द अक्यूज्ड, तो देन द कोर्ट शैल फ्रेम द फॉर्मल चार्ज इन राइटिंग अगेंस्ट द अक्यूज्ड पर्सन। और उसके लिए फिर शर्त यह है कि अदालत का उसके लिए सेटिस्फाइड होना और ट्रायल फ्रेम करने की ग्राउंड्स का मौजूद होना लाजमी है। नेक्स्ट स्टेज जो है वो है जी प्ली। और यहां पर जब चार्ज मुल्ज़म को पढ़ के सुनाया जाएगा और उसको एक्सप्लेन किया जाएगा और उससे ये क्वेश्चन किया जाएगा कि वेदर यू प्लीड गिल्टी और नॉट, or do you want to make any defense in your favor। तो इसमें 2 स्टेजेस आ सकती हैं। पहली स्टेज तो ये है कि मुल्ज़म प्लीड कर लेता है जी कि आई एम गिल्टी ऑफ द ऑफेंस विद विच आई हैव बीन चार्ज्ड, तो अदालत उसी वक्त उसकी प्ली को रिकॉर्ड करेगी और अदालत के पास ये डिस्क्रिशन है कि वो उसको कन्विक्ट कर दे। दूसरी सूरत ये है कि अगर मुल्ज़म जो है वो चार्ज को एक्सेप्ट नहीं करता और कहता है जी कि आई हैव टू मेक अ डिफेंस, तो देन और अदालत उसको फिर अपनी डिस्क्रिशन में कन्विक्ट नहीं करती, तो अदालत जो है वो कंप्लेनेंट को सुनने के लिए फर्दर प्रोसीडिंग शुरू करेगी और तमाम शहादत जो है उसको लेगी, जिस तरह की एविडेंस या जितनी तादाद में एविडेंस प्रोसिक्यूशन पेश करेगी। लेकिन यहां पर एक शर्त आयद कर दी गई है कि अदालत इस बात की पाबंद नहीं है कि वो किसी ऐसे शख्स को सुने जो किसी केस में कंप्लेनेंट है जिसमें अदालत की तरफ से खुद कंप्लेंट फाइल की गई है। तो अदालत के लिए ये स्वाबदीद है कि वो उसको सुनना चाहे तो ठीक है, अगर वो नहीं सुनना चाहती तो उस पर कोई पाबंदियां नहीं। इसके बाद जी 265F2 के तहत अदालत जो है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर से इस बात का सर्टेन करेगी या फिर वो कंप्लेनेंट से इस्तगासा की सूरत में सर्टेन करेगी कि आप उन अशखास के नाम सामने लाएं जो कि फैक्ट और सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस के मतलब नॉलेज रखते हैं और दे आर एक्विंटेड विद द फैक्ट्स ऑफ द केस एंड आर एबल टू गिव एविडेंस। और इसी तरह से अदालत उन तमाम अशखास को समन करेगी कि आप अदालत में आए और आके एविडेंस दें। इसके बाद अदालत के पास ये अख्तियार है कि वो किसी ऐसे गवाह को समन करने से रिफ्यूज कर सकती है जिसमें अदालत समझती हो कि वो सिर्फ डिले करने के लिए, ताखीर करने के लिए या एंड्स ऑफ जस्टिस को डिफीट करने के लिए, इंसाफ के तकाजों को डिस्टर्ब करने के लिए गवाह को बुलाया जा रहा है, तो अदालत ऐसे गवाह को तलब करने से इनकार कर सकती है। लेकिन अदालत के लिए लाजमी है कि वो उसकी ग्राउंड्स रिकॉर्ड करेगी कि फलां फलां वजूहात हैं जिसकी वजह से
इस गवाह को नहीं बुलाया जा रहा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज आ जाती है कि जब प्रोसिक्यूशन के गवाहान जो हैं वो अपनी एविडेंस दे चुके हैं और इसी तरह से मुल्ज़म का एग्जामिनेशन भी हो जाए, तो मुल्ज़म से कहा जाएगा कि क्या वो अपनी एविडेंस पेश करना चाहता है। और अगर मुल्ज़म लिखकर अपनी कोई एविडेंस देता है तो अदालत उसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएगी। और इसी तरह से मुल्ज़म अगर अपने डिफेंस में कुछ शहादत सफाई पेश करना चाहते हैं या एक से ज्यादा मुल्ज़म है, तो अदालत जो है मुल्ज़म को इस बात का मौका देगी कि वो अपनी शहादत सफाई को अदालत में पेश करे। और आखिर में अगर मुल्ज़म या एक से ज्यादा मुल्ज़मान अपने हक में कोई डिफेंस में कोई शहादत पेश करते हैं और वो अदालत को अप्लाई करते हैं कि किसी शख्स की अटेंडेंस जो है एज ए विटनेस फॉर द एग्जामिनेशन इज नेसेसरी, या किसी शख्स के कब्जे में कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है तो वो एप्लीकेशन देते हैं जी कि उस डॉक्यूमेंट को तलब किया जाए, तो अदालत के लिए लाजमी है कि वो प्रोसेस जारी करे तावत्ते के अदालत ये समझती है कि ऐसा जो है वो इंसाफ के तकाज़ों को डिस्टर्ब करने के लिए किया जा रहा है या फिर ताखीर करने के लिए किया जा रहा है, तो फिर अदालत वो ऑर्डर जारी नहीं करेगी। लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि अदालत को उसके ग्राउंड्स जो हैं वो इन राइटिंग लिखनी है। उसके बाद है जी 265G में सम अप करना है केस को, और इसमें यह बताया गया कि अगर एक मुल्ज़म है या एक से ज्यादा मुल्ज़मान है, अगर वो डिफेंस एविडेंस पेश नहीं करते तो अदालत के लिए लाजमी है कि वो जो प्रोसिक्यूशन का केस है उसको क्लोज करें, या उसका अगर मुल्ज़म का कोई बयान है उसको क्लोज करें और प्रोसिक्यूटर से कहें कि जनाब आप अपने केस को सम अप करें और अब इसमें रिप्लाई जो है वो मुल्ज़म देगा। लेकिन इसके बाद एक दूसरी सूरत ये है कि अगर एक मुल्ज़म है या एक से ज्यादा मुल्ज़मान है, वो अपनी शहादत सफाई पेश कर देते हैं अपने डिफेंस में, तो अदालत जो है वो डिफेंस को उसको क्लोज करेगी और मुल्ज़म से कहेगी कि जी आप अपने केस को सम अप करें, और प्रोसिक्यूशन से कहा जाएगा कि आप उसका जवाब दें। अब स्टेज आ जाती है एक्विटल और कन्विक्शन, which has been narrated under section 265H। किसी भी केस में जिसमें चार्ज फॉर्मली फ्रेम किया गया हो और अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है the accused is not guilty, तो it shall record an order of acquittal। क्योंकि मुल्ज़म गिल्टी प्रूव नहीं हो सका, गुनाहगार साबित नहीं हो सका, तो अदालत के लिए लाजमी है कि वो उसकी बरियत का ऑर्डर लिखे। लेकिन किसी केस में जहां पर मुल्ज़म गिल्टी साबित हो जाता है, आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ एविडेंस और कंक्लूजन ऑफ ट्रायल, इट इज प्रूव्ड बाय द prosecution beyond any shadow of doubt that the accused has committed such or such offense, then subject to the provisions of section 265I, the court shall pass sentence according to law। और इस तरह से उसको सजा जो है वो सुना दी जाएगी। जहां तक प्रीवियस कन्विक्शन का ताल्लुक है, किसी भी केस में सेक्शन 221 सब सेक्शन 7 के तहत प्रीवियस कन्विक्शन की सूरत में अगर अदालत ने साथ चार्ज फ्रेम किया है और मुल्ज़म जो है वो गिल्टी हो जाता है, अदालत उसको कन्विक्ट करती है, तो अदालत जो है वो मुल्ज़म की प्ली को
देखेगी और चार्ज के उतने हिस्से की हद तक फिर मुल्जम की प्ली जो है उसको कंसीडर किया जाएगा। लेकिन अगर मुल्जम जो है वो खुद ही एडमिट कर लेता है कि आई हैव बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड इन सच एंड सच केस, तो अदालत जो है वो अकॉर्डिंग टू द लॉ उसको सेंटेंस जो है पास कर सकती है। लेकिन अगर मुल्जम उसको एडमिट नहीं करता that he has been previously convicted as alleged in the charge, तो अदालत जो है वो प्रीवियस कन्विक्शन के बारे में फिर एविडेंस जो है वो ले सकती है और उसके ऊपर वो फाइंडिंग रिकॉर्ड करेगी एंड देन पास सेंटेंस अकॉर्डिंग टू लॉ। ये है प्रीवियस कन्विक्शन की सूरत। अब 265J में ये बात बयान की गई है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रायल स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 164 इज एडमिसिबल। गवाहान के जो बयानात हैं जो रिकॉर्ड किए गए थे दफा 164 के तहत और वो मुल्जम की मौजूदगी में रिकॉर्ड किए गए थे और उसके नोटिस में था और मुल्जम को इस बात की अपॉर्चुनिटी दी गई कि वो गवाहान पर जिरा कर सके, तो अदालत की ये स्वाबदीद है कि वो अगर ऐसा गवाह अदालत में पेश किया गया है तो उसको बतौर एविडेंस उसकी जो बयानात हैं उनको बतौर एविडेंस ट्रीट कर सकती है। लेकिन ऐसा करते हुए उसे कानून शहादत आर्डर 1984 की प्रोविजंस को मद्देनजर रखना होगा। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर इज सेक्शन 265K, which is power of the court to quit at any stage of the trial. अगर अदालत जो है वो प्रोसिक्यूशन को सुनने के बाद और मुल्जम को सुनने के बाद इस नतीजे पर पहुंचती है कि there is no probability of convicting the accused person of any offense, then the court has power to acquit the accused person at any stage of the trial. तो ये एक बड़ी अहम प्रोविजन है जिसके तहत अदालत मुकदमे के किसी भी मरहले पर मुल्जम को बरी कर सकती है इस ग्राउंड पर कि देयर इज नो प्रोबेबिलिटी ऑफ कन्विक्शन ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन। Section 265K CRPC is an exception और इसको बड़ी सोच विचार के बाद जुडिशियली एक्सरसाइज करना चाहिए, आर्बिट्रेरीली एक्सरसाइज नहीं किया जाना चाहिए। और इसी तरह से ये जो पावर्स हैं कोर्ट की 265K की, ये बिल्कुल इसी तरह से हैं जैसे 249A में किसी मैजिस्ट्रेट को ये इख्तियार हासिल है कि वो मुकदमे के किसी भी मरहले पर अगर इस बात को नोटिस करता है कि मुल्ज़म को सज़ा होने के इम्कान कम है और चार्ज ग्राउंडलेस हो गया है, तो उसके पास इख्तियार है, स्वाबदीदी इख्तियार है कि वो मुकदमे के किसी भी मरहले पर उसको बरी कर सकता है। जहां तक इनहेरेंट पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट का ताल्लुक है, तो हाई कोर्ट के पास ये इख्तियार तो है, लेकिन हाई कोर्ट ऐसा इख्तियार एक्सरसाइज नहीं कर सकती जब वो 261A की इनहेरेंट जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज कर रही हो, लेकिन 249A में मैजिस्ट्रेट के पास
और 265K में सेशन कोर्ट के पास ये इख्तियारत हैं, लेकिन हाई कोर्ट भी 265, 261A के तहत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेचर के जो केसेस हैं या सर्कमस्टांसेस हैं, उनमें अपना अख्तियार जो है इनहेरेंट पावर इस्तेमाल कर सकती है। जहां तक इस चैप्टर का ताल्लुक है, तो ये चैप्टर इस लिहाज से बहुत अहम है कि इसमें आप लोग सेशन ट्रायल या जिस दूसरे लफ्ज़ों में जिसको हम मर्डर ट्रायल भी कह सकते हैं, उसके मुताल्लिक सीखते हैं नहीं। और इस चैप्टर का मकसद ये था कि जो 3 किस्म के ट्रायल हैं, जैसे आप जानते हैं कि 241 से लेके 249A तक मैजिस्ट्रियल ट्रायल है, जिसमें मैजिस्ट्रेट साहब जो हैं किसी शख्स को एक्विट या कन्विक्ट करने के इख्तियारात रखते हैं। और इसी तरह से 260 से लेके 265 तक समरी ट्रायल हैं, और समरी ट्रायल पैटी केसेस में किए जाते हैं जिनमें सजाएं बहुत मामूली नोयत की होती हैं। और उसके पैरेलल फिर सेशन ट्रायल या मर्डर ट्रायल जो है चैप्टर 22A में बयान किया गया है, जिसमें पूरा प्रोसीजर चालान केस की सूरत में और कंप्लेंट केस की सूरत में बयान किया गया है। यहाँ पर एक क्वेश्चन जो रेलेवेंट है कि इफ चालान केस इज पेंडिंग बिफोर द सेशन कोर्ट and a complaint case is also filed parallel by the complainant, then what will happen? So the latest law is that Chalan case shall be stopped or his proceedings shall be suspended for the time being, and a judgment or the decision of the case shall come in complaint case. It has been held in various judgments by the apex court. तो ये ऐसा है कि चूंकि दोनों केसेस में वेरियंस जजमेंट ना आ जाए, तो इस तरह से जो ट्रायल है वो कंप्लेंट केस में ही कंक्लूड किया जाएगा, और उसके मुकाबले में जो FIR की बुनियाद पर दर्ज होने वाला या चालान केस जो है अंडर सेक्शन 173 जो रिपोर्ट है उसकी बुनियाद पर चलने वाला जो ट्रायल है वो रुक जाएगा, और कंप्लेंट केस में इसका फैसला आएगा। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है कि आपको इस चैप्टर की समझ आ गई होगी। इसके अलावा अगर आपको कोई ट्रायल के बारे में क्वेरीज हैं या किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम है, तो आप मेरे YouTube चैनल पर या फिर दी कॉलेज ऑफ लॉ का जो हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है, उससे आप मज़ीद क्वेरीज अपनी सॉल्व करवा सकते हैं। और मेरी राय ये है स्टूडेंट्स को कि आप वो थॉरो स्टडी किया करें। सिलेक्टिव स्टडी जो है वो आपके नॉलेज को सिलेक्टिव ही रहने देती है। चूँकि आपके पास काफ़ी टाइम है, इसलिए आप लोगों को गाइड्स जो हैं उनसे बचना चाहिए, और जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनकी तरफ आएँ, थारो चीज़ों को पढ़ें, साथ रेलेवेंट केस लॉज को पढ़ें, ताकि आने वाले वक्त में आप बेहतर तैयारी कर सकें। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गई होगी, लेकिन इसके बावजूद अगर आपको क्वेरीज हैं चार्ज के बारे में या ट्रायल के बारे में, या आपको किसी ऐसी चीज़ की समझ नहीं आ रही जब आप ट्रायल कर रहे होते हैं,
तो उसके लिए भी मैं हाजिर हूँ, लेकिन आपको इन चीज़ों को, जैसे 4-5 चीज़ें इसी लेक्चर में आपको बता देता हूँ। आपको क्रिमिनल ट्रायल का जो कॉन्सेप्ट है उसकी स्टेजेस का पता होना चाहिए। आमतौर पर 3 स्टेजेस इसमें रिफ्लेक्ट करती हैं, जैसे इंक्वायरी है या इन्वेस्टिगेशन है और फिर ट्रायल है। तो इन्वेस्टिगेशन ऑलवेज इज कंडक्टेड आफ्टर द lodging of the FIR. Any kind of investigation conducted before the lodging of the FIR is illegal, unlawful, and it cannot be relied upon. But unfortunately, in our country, it's a matter of great concern that in police stations, the IU has appointed himself on the chair of adjudicator. He is a judge. He is an investigating officer. IU, number of IUs destroy the case of prosecution by bringing all the relevant facts before the lodging of the FIR. And there are number of cases which I know in which delay has been occasioned by the police. The offence was occurred on the 1st of June, but the SHO and IU, with the crimes of the parties, are conducting inquiries and investigations before the lodging of the FIR. All these are illegal, unlawful. But I don't know under what authority they do so. And after 15 days, when there is a complete delay in the real occurrence, they lodge the FIR. The prosecution case is completely destroyed on the point that FIR was lodged after the delay of 15 days. And the IU or the police officers never explain in the lodging of the, when they lodge the FIR, that delay was caused due to their negligence, due to their incapacity, inability. So, my opinion or request before the lawmakers or the jurists is that this is not a police state, but this is a police state, where all the proceedings are conducted while sitting in the police station, and these kinds of genuine trials are destroyed due to the negligence of the police, and courts are not in a position to direct the IU, to direct the system to change this haphazard system. एक तकियानुसी सिस्टम जिसके तहत लोगों के मुकदमात को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो मेरी राय ये है कि अब पाकिस्तान में लॉ जो है उसको पुरानी बुनियादों से निकालकर नए तकाज़ों के मुताबिक इम्प्लीमेंट किया जाए और लोगों को इस बात का इतराक मिलना चाहिए कि जो FIR है वो प्रॉम्प्टली और फौरी तौर पर लॉन्च होना चाहिए। 15 दिन बगैर FIR लॉन्च किए ये जो इंक्वायरियाँ और इन्वेस्टिगेशन चलती हैं, इनको देखना चाहिए अपेक्स कोर्ट्स को कि इनकी क्या करनी हैसियत है। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।